अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 2 दिन के भारत के दौरे पर हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद हाउस में क्राउन प्रिंस से मुलाकात की और उनका जमकर स्वागत किया। आपको बता दें, अबू धाबी के क्राउन प्रिंस प्रधानमंत्री मोदी के निमंत्रण पर भारत आए हैं। उनके इस दौरे से भारत और यूएई के रिश्ते को नई उड़ान मिलेगी। साथ ही दोनों के बीच कई व्यापारिक समझौतों पर भी मुहर लगी। वहीं पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान राजघाट पहुंचे, जहां उन्होंने बापू को श्रद्धांजलि दी, उन्हें नमन किया। तो तस्वीरें आपके सामने हैं। महात्मा गांधी की समाधि पर पहुंचकर अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने श्रद्धांजलि अर्पित की, महात्मा गांधी को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कैंपेन की कमान संभालने वाले हैं। 14 सितंबर को जम्मू कश्मीर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे और लोगों से बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे। दरअसल इस बार बीजेपी का उत्तर हरियाणा पर खास फोकस है और इसीलिए प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र से अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। इसके साथ हिसार, फरीदाबाद में भी प्रधानमंत्री मोदी रैली कर सकते हैं। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में भी स्टार कैंपेनर के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे। और अब बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र दौरे की। मुंबई में आज वो इस वक्त मौजूद हैं। आज दूसरा दिन रहा। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन के नेताओं के साथ मीटिंग की। मीटिंग में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार मौजूद रहे। इस दौरान विधानसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। राज्य सरकार की योजनाओं पर भी बातचीत हुई है। गृह मंत्री लालबाग के राजा के दर पर भी पहुंचे। उन्होंने गणपति बप्पा के दर्शन भी किए। कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सीजेआई टीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पांडेवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश किया है, जिस कोर्ट ने वकीलों से सवाल किया, जिस पर सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की गई है। वहीं सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट पर कोर्ट ने सवाल किया कि रेप मर्डर मामले की एफआईआर कब दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई को 1 हफ्ते और वक्त दिया है। 16 सितंबर तक सीबीआई कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करेगी, जबकि मामले की अगली सुनवाई अब 17 सितंबर को होगी। वहीं कोलकाता रेप मर्डर को लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको काम पर लौटने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा, डॉक्टर्स शाम 5 बजे तक लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। डॉक्टर्स की समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है, इसका जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप मर्डर और साथ ही भ्रष्टाचार मामले को लेकर पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने ममता सरकार को कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश दिए हैं। बोस ने कहा है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को बर्खास्त करना चाहिए। राज्य सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती है। शुतुरमुर्ग जैसा रवैया नहीं चलेगा। राज्य को संविधान और कानून के शासन के तहत काम करना चाहिए। इससे पहले भी राज्यपाल ममता सरकार को इस मामले को लेकर घेर चुके हैं। वहीं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर है। टेक्सास के डलास में राहुल गांधी ने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के स्टूडेंट से भारत की राजनीति, इकोनॉमी, भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बातचीत की। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में रोजगार की समस्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया। भारत में सब कुछ मेड इन चाइना है। चीन ने प्रोडक्शन पर जोर दिया, इसलिए चीन में रोजगार की दिक्कतें नहीं। रक्षा मंत्रालय का एचएएल के साथ कई समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। रक्षा मंत्रालय ने एचएएल के साथ 26,000 करोड़ एमओयू साइन किए। ये समझौता Su-30 MKI विमान और 240 AL-31 FP एरो इंजन के लिए किया गया। एचएएल की कोरापुट डिवीजन एरो इंजन का निर्माण करने वाली है। इस एमओयू के तहत एचएएल हर साल 30 एरो इंजन की आपूर्ति करेगा और अगले 8 साल में 240 इंजन की आपूर्ति होगी। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने 48 घंटे में बिहार को 1500 करोड़ की हेल्थ फैसिलिटीज की सौगात दी है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिन के बिहार के दौरे में रहे। इस दौरान उन्होंने 5 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की सौगात दी। इन अस्पतालों में एक ही छत के ऊपर हेलीपैड भी बनाया गया है, ताकि मरीज को एयरलिफ्ट करने की जरूरत पड़ी तो सीधे अस्पताल से ही उसे दूसरे शहर ले जाया जा सके। इन अस्पतालों में बच्चों से लेकर बुजुर्गों के इलाज के लिए मॉडर्न हेल्थ सिस्टम की व्यवस्था की गई।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मोकामा में कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह के गांव लदवान पहुंचे, जहां सीएम नीतीश कुमार ने अनंत सिंह से मुलाकात की। नीतीश कुमार अनंत सिंह ने अलग अलग मुद्दों पर एक दूसरे के साथ बातचीत की। नीतीश के साथ केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के नेता ललन सिंह मौजूद रहे। सीएम नीतीश और अनंत सिंह की इस मुलाकात को लेकर बिहार की सियासत में चर्चाओं का बाजार तेज हो गया है। वहीं दक्षिण कोरिया में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन हो रहा है। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शिरकत की। इस दौरान सीएम भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरियाई निवेशकों को न्योता दिया और कहा कि दक्षिण कोरिया के उद्यमियों के साथ ऐतिहासिक साझेदारी का नया अध्याय लिखें। पटना में बीजेपी नेता की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। घटना पटना स्थित के मंगल तालाब के पास मनोज कमलिया गेट की बताई जा रही है। सुबह सुबह हुई फायरिंग से राजधानी दहल उठी। बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता श्याम सुंदर मनोज कमलिया गेट के पास पहुंचे ही थे कि बदमाशों ने फायरिंग कर दी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। साथ ही घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं। अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बड़ा है तो ऐसे में ज़रूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। हरियाणा में आप और कांग्रेस का गठबंधन फंस गया है। तमाम बातचीत के बाद भी गठबंधन नहीं हुआ, लिहाजा आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 20 उम्मीदवारों के नाम का इसमें जिक्र किया गया है। आम आदमी पार्टी लगातार प्रयत्नरत रही और अब चुनाव के अंदर समय बहुत कम बचा है। आम आदमी पार्टी ने अपने 20 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है और जल्द ही अगली सूची आपको मिलेगी। रेलवे ने विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। दरअसल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया खेल कोटे से रेलवे में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन क्योंकि दोनों ने ही कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, इससे पहले इस्तीफा दे दिया है। अब विनेश फोगाट हरियाणा की जलाना विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही हैं, तो बजरंग पुनिया को कांग्रेस आलाकमान ने किसान कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में एलओसी के पास सेना ने 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। ये आतंकी घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। सेना के मुताबिक 8 सितंबर की देर रात नौशेरा के लाम सेक्टर के पास सेना के जवानों को कुछ हलचल नजर आई, जिसके बाद जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सेना ने आतंकियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया। साथ ही साथ 2 AK-47 और 1 पिस्टल भी जब्त की गई। सूरत के लालगेट इलाके में सैयदपुरा क्षेत्र में गणेश उत्सव के दौरान एक बड़ी घटना सामने आई है। यहाँ गणेश पंडाल पर पथराव की घटना से इलाके में तनाव फैल गया। इस घटना के बाद स्थानीय हिंदू समुदाय में भारी आक्रोश देखा गया, जिसके बाद सैकड़ों लोग विरोध जताने के लिए सैयदपुरा पुलिस थाने के बाहर जमा हुए। तनाव को देखते हुए मौके पर स्थानीय विधायक भी पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश हुई। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए जानकारी दी है कि मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 27 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल थे। सूरत शहर के सैयदपुरा क्षेत्र में कुल 6 लोगों ने मिलकर गणपति जी के पंडाल पे पत्थर मारे। ये सभी लोगों को पुलिस ने कुछ ही मिनटों में गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 6 लोगों को बहकाने वाले कुल और 27 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सभी जगहों पे सभी क्षेत्र में कॉम्बिंग चालू है। कानपुर में ट्रेन पलटाने की साजिश हुई है। अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के सामने सिलेंडर रखा मिला। ट्रेन इतनी स्पीड में थी कि रोकते रोकते भी सिलेंडर से जा टकराई। इससे तेज आवाज आई। शिवराजपुर के पास ड्राइवर ने मेमो दिया कि ट्रेन किसी लोहे की चीज से टकराई है। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी गई, लेकिन मौके पर कुछ भी नहीं। कन्नौज आरपीएफ मौके पर पहुंची। इंस्पेक्टर ओपी मीणा जांच करने के लिए पहुंचे। करीब 200 मीटर दूर सिलेंडर बरामद किया गया। सिलेंडर भरा हुआ था। जांच में कई संदिग्ध वस्तुएं भी बरामद हुई हैं। मामले की जांच के लिए 6 टीमों का गठन किया गया है। कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है।
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान जिंदा कारतूस से भरे हुए कुछ डब्बों को जब्त किया है। जांच के दौरान बाइक सवार अपनी बाइक और कुछ बाकी सामान छोड़कर मौके से फिर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है। बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस ने जब पश्चिमी दिल्ली में एक बाइक सवार को रोका तो उसके पास से कारतूस से भरे हुए कुछ डब्बे जब्त किए गए। जांच के दौरान बाइक सवार अपनी बाइक और कुछ बाकी चीजों को छोड़कर फरार हो गए। वहीं जोधपुर के फलौदी क्षेत्र में स्कूली बच्चों से भरी गाड़ी पलटने से एक भीषण हादसा हो गया। गाड़ी पलटने से 2 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 9 बच्चे जख्मी हुए, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि बच्चों को निजी स्कूल की कैंपर गाड़ी लेकर जा रही थी। इस दौरान वो पलट गई और ये दुखद घटना घटी। यौन उत्पीड़न में उम्र कैद की सजा काट रहे आसाराम को मुंबई से जोधपुर लाया गया है। दरअसल आसाराम पुलिस कस्टडी पेरोल पर इलाज के लिए मुंबई लाया गया था। यहाँ पर माधव बाग आयुर्वेदिक अस्पताल में आसाराम का इलाज हुआ। वहीं आसाराम को एयरपोर्ट से भारी जब्ते के साथ सेंट्रल जेल से ले जाया गया। वहीं जोधपुर में वायुसेना ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन तरंग शक्ति अभ्यास के तहत किया गया। इस अभ्यास में दरअसल वैश्विक वायुसेना कौशल का प्रदर्शन किया जाता है। भारतीय वायुसेना ने जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन के साथ मिलकर प्रभावशाली प्रदर्शन किया। इसमें सूर्य किरण एरोबेटिक टीम और सुखोई 30 MKI शामिल थे। दुनिया के कई देशों में कहर बरपा चुका मंकी पॉक्स का एक संदिग्ध मामला भारत में मिला है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसकी जानकारी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विदेश से भारत लौटे एक व्यक्ति में मंकी पॉक्स के सिम्टम्स मिले, जिसे अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर के अहम फैसला हुआ। इस साल दिल्ली में पटाखों की बिक्री, उत्पादन और भंडारण पर रोक लगा दी गई। ये प्रतिबंध 1 जनवरी 2025 तक रहेगा। इसके साथ ही पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी रोक लगा दी गई। आपको बताते चले कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ जाता है, लिहाजा पहले भी पटाखों पर पाबंदी लगाई गई और एक बार फिर से पटाखों पर रोक लगा दी गई। इसी बीच छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ पर सिलसिला गांव के एम्यूनियम प्लांट में जोरदार धमाका हुआ। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। हादसे के बाद पूरे प्लांट में अफरा तफरी का माहौल। वहीं गंभीर घायल 3 मजदूरों का अंबिकापुर अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि प्लांट के बंकर में कोयले की मात्रा ज्यादा हो गई और इस वजह से तेज धमाके के साथ बॉयलर फट गया। फिलहाल घायल मजदूरों का इलाज किया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे के दौरान वहां काम कर रहे 7 मजदूर दब गए। नाइजीरिया में एक ऑयल टैंकर ट्रक की टक्कर एक अन्य वाहन से हो गई। धमाका इतना जोरदार था कि मौके पर 48 लोगों की मौत हो गई। यह धमाका उत्तर मध्य नाइजर राज्य में हुआ। राज्य की आपदा प्रबंधन एजेंसी ने कहा, उत्तर मध्य नाइजर राज्य में ईंधन से भरा ट्रक यात्रियों और मवेशियों को ले जा रहे गाड़ी से टकराया। हादसा ऐसे वक्त हुआ जब नाइजीरिया ऑयल की किल्लत से जूझ रहा है। देश के कई बड़े शहरों और कस्बों में ऑयल के लिए लंबी गाड़ियों की लाइन देखने को मिल रही है। दुर्घटना के कारण हाईवे पर कई दूसरी गाड़ियां भी फंसी हुई हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने दक्षिण एशिया में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तेजी से पुनर्वास का ऐलान कर दिया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि म्यांमार और उसकी सीमा से सटे हुए राज्यों में लगातार बढ़ रही हिंसा से बचाने के लिए ये फैसला लिया गया। म्यांमार की सत्तारूढ़ सेना और देश के बौद्ध बहुसंख्यकों से बनी हुई एक शक्तिशाली जातीय मिलिशिया अराकान आर्मी के बीच लड़ाई तेज होने की वजह से लगभग 8000 रोहिंग्या मुसलमान सीमा पार कर बांग्लादेश भाग गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। रविवार को पेरिस में समाप्त हुए पैरालंपिक खेलों में भारत ने सुनहरा अध्याय रचा। भारत मेडल टैली में 170 देशों में 18वें स्थान पर रहा। भारत की तुलना में पैरालंपिक खेलों में दबदबा बनाए रखने वाले देश चीन, ब्रिटेन, अमेरिका, इटली ने एक बार फिर से कमाल का प्रदर्शन किया और टॉप 10 देशों में जगह बनाई। इस बार पेरिस पैरालंपिक में चीन सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश बना। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने अपना अभियान बहुत शानदार पूर्वक ढंग से संपन्न किया। कुल 29 मेडल भारत ने जीते, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज इसमें शामिल है। पैरालंपिक के इतिहास में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। पिछली बार से ये 10 मेडल ज्यादा है। भारत ने पहली बार टॉप 20 देशों में फिनिश किया। पैरालंपिक में इतने पदक अगर संभव हो पाया तो उसके पीछे था बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, नए ट्रेनर्स और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग। हम आपको पैरालंपिक के गोल्डन 7 के बारे में भी बता देते हैं। गोल्डन 7 में अवनी लेखना जिन्होंने शूटिंग में गोल्ड जीता, सुमित अंतिल जो कि जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतने में सफल रहे, नवदीप सिंह भी जैवलिन थ्रो में जिन्होंने गोल्ड देश को दिया, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, नितेश कुमार बैडमिंटन में, प्रवीण कुमार हाई जंप में और धर्मवीर ने क्लब थ्रो में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। रियो ओलंपिक 2016 में देश को सिर्फ 3 पदक मिलने से जो निराशा थी वो पैरालंपिक खिलाड़ियों के लगातार बेहतरीन प्रदर्शन से
दूर होती जा रही है। 2016 में पहली बार हुआ जब प्रधानमंत्री ने पैरालंपिक एथलीट से मुलाकात की। तब तक देश में दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए सुगम्य अभियान भी शुरू हो चुका था। इसका लाभ भी इन खिलाड़ियों को मिला। हम आपको ये भी बता देते हैं कि किस तरीके से भारतीय ओलंपियन वहाँ पर बेहतरीन परफॉर्म करते हुए नजर आए। और अगर ओलंपिक से हम तुलना करें तो पैरालंपिक प्लेयर्स ने बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है। 84 एथलीट, 117 एथलीट, ये कंपैरिजन अगर हम करते हैं पैरालंपिक और ओलंपिक में तो वो हम आपको बता रहे हैं। जहाँ पर एक तरफ पैरालंपिक में 84 एथलीट थे, दूसरी तरफ ओलंपिक में 117 एथलीट थे और 84 एथलीट्स के साथ हमने 7 स्वर्ण पदक पैरालंपिक में जीते, जबकि ओलंपिक में हमने स्वर्ण नहीं जीता। हालांकि इस दौरान हमने सिल्वर मेडल और कांस्य पदक जरूर जीते।